बच्चों, थर्ड ईयर पॉलिटिकल साइंस के पेपर फर्स्ट में जो अपने पाश्चात्य विचारक और विचारधारा का पेपर है, इसमें अपन व्यक्तिवाद टॉपिक की शुरुआत कर चुके थे और व्यक्तिवाद की क्या प्रमुख धारणाएं हैं, क्या प्रमुख विशेषताएं हैं, इसके कुछ बिंदुओं की चर्चा की थी गत व्याख्यान में। आज उसको और आगे बढ़ाते हैं। व्यक्तिवाद की एक विशेषता जो मैंने बताई थी वो है कि राज्य एक आवश्यक बुराई है। जो तीसरा बिंदु है व्यक्तिवाद की विशेषता का वो है लेसे फेयर। लेसे फेयर इसी संबंधित है, ध्यान रखिएगा ये शब्द लेसे फेयर, यानी कि लेसे फेयर के सिद्धांत में विश्वास, लेसे फेयर का अनुपालन। लेसे फेयर क्या है? लेसे फेयर असल में अहस्तक्षेप की नीति है, उसी को कहते हैं। यानी राज्य व्यक्ति के कार्यों में, व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र में न्यूनतम हस्तक्षेप करेगा। राज्य का कार्य व्यक्ति के अधिकारों को सीमित करना नहीं है और इसलिए लेसे फेयर का सिद्धांत व्यक्तिवाद की एक प्रमुख विशेषता है ना। ये हस्तक्षेप की नीति विशेष रूप से आर्थिक क्षेत्र में राज्य व्यक्ति को अपने हिसाब से, अपने अनुसार वो उसको आर्थिक गतिविधि करने का पूरा अधिकार देगा। चौथी विशेषता एक और है, वो है पुलिस राज्य की अवधारणा। पुलिस राज्य जो व्यक्तिवाद है उसकी खास विशेषता है। कैसे? पुलिस राज्य की अवधारणा का मतलब यह है कि राज्य का एकमात्र कार्य है वो है राज्य में कानून व्यवस्था लागू करना। कानून व्यवस्था लागू करना ही राज्य का प्रमुख कार्य है। इसके अतिरिक्त राज्य का और कोई कार्य नहीं है। राज्य अपने नागरिकों के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। इसलिए राज्य एक आवश्यक बुराई, आप मैंने बताया था कि आवश्यकता किस लिए, क्योंकि कानून व्यवस्था उसको लागू करनी है, और बुराई किस लिए, क्योंकि व्यक्ति के अधिकारों को स्वभावतः सीमित करने का प्रयास करता है। तो पुलिस राज्य की अवधारणा जो है वो व्यक्तिवाद की विशेषता है। जब अपन जॉन स्टुअर्ट मिल को पढ़ेंगे, जीएस मिल को पढ़ेंगे, तो उससे स्पष्ट होगा कि वहाँ क्या स्थिति है। वहाँ स्थिति ये है कि जो ये दो प्रकार के अधिकार क्षेत्र की बात की है, स्वकार्य क्षेत्र और परकार्य क्षेत्र। तो जो परकार्य क्षेत्र है जहां पर राज्य को नियंत्रण करना चाहिए कानून की दृष्टि से, कानून व्यवस्था की दृष्टि से, वहां हस्तक्षेप कर सकता है। अन्यथा व्यक्ति के स्वकार्य क्षेत्र में, अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप करने का राज्य को अधिकार नहीं है। तो पुलिस राज्य की अवधारणा, ठीक है। एक पांचवा जो बिंदु है इसकी विशेषता का वो है असीमित आर्थिक स्वतंत्रता। व्यक्तिवाद व्यक्ति को असीमित स्वतंत्रता का हिमायती है। ये तो है, असीमित स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। स्वतंत्रता को किसी भी प्रकार से कंट्रोल, नियंत्रित नहीं करना चाहिए राज्य के द्वारा। उसी में शामिल है कि व्यक्ति को असीमित आर्थिक स्वतंत्रता मिलेगी। व्यक्ति अपनी क्षमता अनुसार अपनी आर्थिक अपना विकास कर सकेगा, अपना आर्थिक अपनी प्रगति कर सकेगा। और इसी असीमित आर्थिक स्वतंत्रता के कारण जो पूंजीवाद है उसका विकास हुआ। ध्यान रहे कि लॉक इसके प्रारंभिक विचारकों में से रहा, है ना। लॉक ने जो है वो क्या कहा था कि व्यक्ति के 3 प्राकृतिक अधिकार हैं और उन प्राकृतिक अधिकारों में लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, यानी कि जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार। ये लॉक का मानना था कि इन 3 प्राकृतिक अधिकारों को किसी भी परिस्थिति में व्यक्ति से नहीं छीना जा सकता, नहीं लिया जा सकता। इसलिए जो पूंजीवाद है वो व्यक्ति को असीमित आर्थिक स्वतंत्रता देता है, जिसके कारण से होता यह है कि कुछ व्यक्ति अपने ज्यादा अधिक का संपत्ति अर्जित कर लेते हैं अपनी क्षमता के अनुसार, और कुछ व्यक्ति उस विकास में उसमें पीछे छूट जाते हैं। तो ये जो गैप पूंजीवाद में हो जाता है, अमीर गरीब का वर्ग उत्पन्न हो जाता है। तो ये पूंजीवाद जो है वो कुल मिलाकर उसी असीमित आर्थिक स्वतंत्रता की देन है, जिसका विकसित स्वरूप हम देखते हैं कि जैसे इंडस्ट्रियल कैपिटल शुरू होने के बाद पूंजीवाद और बढ़ गया। 19वीं 20वीं शताब्दी में पूंजीवाद अपनी चरम सीमा पर पहुंचा और जिसके प्रतिक्रिया स्वरूप अंततः हम देखते हैं कि मार्क्सवाद की भी विचारधारा आई। उसी पूंजी को केंद्र में रखकर, पूंजी को शोषण की इकाई मानते हुए मार्क्सवाद ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो ये जो असीमित आर्थिक स्वतंत्रता, ये एक विशेष बात है व्यक्तिवाद की। व्यक्तिवाद जो है
उसके अंतर्गत जो पूंजीवाद की विशेषता है, उसके साथ साथ एक बड़ी बात ये है व्यक्तिवाद की, आदर्शवाद के ठीक विपरीत अपन ने आदर्शवाद की विचारधारा पढ़ी, जिसमें राज्य को अंतिम रूप से साध्य माना जाता था, व्यक्ति को साधन। व्यक्तिवाद में ठीक उल्टा है इसका। व्यक्तिवाद में कहते हैं कि राज्य साध्य है और व्यक्ति साधन। राज्य साधन है और व्यक्ति साध्य है, यानी व्यक्ति के हितों की पूर्ति राज्य का दायित्व है। वो राज्य उसको इंश्योर करे, राज्य साध्य नहीं, व्यक्ति उसकी सेवा में लगा हुआ इकाई नहीं। व्यक्ति एक विवेकशील प्राणी है, वो अपनी बुद्धि विवेक का प्रयोग करते हुए कर सकता है, उसका उपयोग कर सकता है और उसके आधार पर अपने आप अपनी व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास कर सकता है। इसलिए राज्य को व्यक्ति के कार्यक्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ये एक प्रमुख विशेषता है। फिर एक और प्रमुख बात है प्राकृतिक स्वतंत्रता का सिद्धांत। अब जैसे मैंने लॉक की चर्चा की, व्यक्तिवाद मानता है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता, व्यक्ति के अधिकार राज्य के द्वारा प्रदत्त नहीं किए जाते, वो उसे स्वतः प्राप्त होते हैं और उन अधिकारों पर दावा व्यक्ति का स्वाभाविक है, जिसके आधार पर वह अपने व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास करता है। राज्य उसका संरक्षण कर सकता है, लेकिन उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता, क्योंकि वो अधिकार वो प्रदत्त नहीं है। ये अलग बात है कि जो संवैधानिक युग, राष्ट्र राज्य के आने के बाद, संवैधानिक युग आने के बाद, संविधान के द्वारा कई प्रकार के ऐसे अधिकार प्रदत्त भी हुए जिससे पूंजीवाद, व्यक्तिवादी आर्थिक स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता इत्यादि अधिकार जो है वो इंश्योर हुए, यानी कि वो ये हुए, उसकी गारंटी मिली। एक और बात व्यक्तिवाद की, व्यक्तिवाद के अंतर्गत स्वतंत्रता और समानता परस्पर विरोधी। अभी आधुनिक काल की बात है, खासकर फ्रांस की क्रांति और रूसो की विचारधारा के बाद और ग्रीन की विचारधारा के बाद, खासकर ये जब कल्याणकारी राज्य की अवधारणा आई, तो उसके बाद की बात है कि समानता भी एक अभिन्न हिस्सा बन गया अपने पूरे संपूर्ण उदारवाद का। लेकिन जो नकारात्मक उदारवाद यानी व्यक्तिवाद का युग था, उसमें साफ था कि समानता और स्वतंत्रता परस्पर विरोधी। मतलब जहां समानता की बात होगी, स्वाभाविक रूप से उस समानता को स्थापित करने के लिए व्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित करना पड़ेगा, और व्यक्ति की स्वतंत्रता सीमित होगी तो व्यक्ति का अपना विवेक, व्यक्ति की अपनी बुद्धि के आधार पर जो विकसित होने की क्षमता है वो प्रतिबंधित होगी, और ये व्यक्तिवाद नहीं चाहता। व्यक्तिवाद ऐसी भी स्वतंत्रता का समर्थक है, इसलिए वो समानता का विरोधी है। इसलिए व्यक्तिवाद के अंतर्गत कहते हैं कि एक प्रकार से विशेषाधिकार की व्यवस्था है, और जिसमें कुछ व्यक्ति अधिक विकसित हो जाते हैं, कुछ व्यक्ति विकसित नहीं हो पाते हैं, विकास की दौड़ में पीछे रह जाते हैं, तो वो समानता का विरोधी है। इक्वलिटी और लिबर्टी को वो कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर नहीं मानते हैं, वो एक दूसरे के एंटीथेटिकल मानते हैं, वो विरोधी मानते हैं। ये खास बात है कि फ्रांस की क्रांति में लिबर्टी एंड इक्वलिटी दोनों ही शब्द थे, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी। उसके बाद से ये परंपरा शुरू हुई, लेकिन उसके पहले और उसके बाद भी जैसे जेएस मिल के विचारों में स्पष्ट है कि समानता को जो है वो स्वतंत्रता का हिमायत, स्वतंत्रता का पूरक नहीं माना गया है ना। ये इसके अलावा भी व्यक्तिवाद के अनेक सिद्धांत हैं। व्यक्तिवाद के जैसे आधुनिक काल में बहुत सारे व्यक्तिवाद, चाहे वो मैकफर्सन हो जिसने पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म का सिद्धांत दिया, जैसे एजिया बर्लिन हो जो 20वीं शताब्दी के व्यक्तिवादी नकारात्मक उदारवादी हुए। उन्होंने जो पूंजीवादी व्यवस्था के अंतर्गत लोकतंत्र के आधार पर, लोकतांत्रिक अधिकारों के नाम पर व्यक्तिवाद का समर्थन किया। तो ऐसे भी ये आए हैं विचारक जिन्होंने 20वीं शताब्दी में लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए व्यक्तिवाद को अहम माना। तो ये सारी बातें व्यक्तिवाद की विशेषताओं में आता है। अगर आपके प्रश्न आए तो ये 7-8 पॉइंट आप लिख दें, तो व्यक्तिवाद के ऊपर आपका प्रश्न लगभग पूरा होता है। और इसके बाद अपन जो है ना व्यक्तिवाद से जुड़े हुए जो विचारक हैं
उनके नामों की चर्चा करेंगे, उनके विचारों की चर्चा करेंगे, जिसमें जो प्रमुख नाम जैसे जे.एस. मिल है, एडम स्मिथ है, हर्बर्ट स्पेंसर है, या और भी जो नाम लिए मैंने, इलिया बर्डविन है या मैकफर्सन है, उनके विचारों से अपन अवगत होंगे। उनके ऊपर अलग से भी प्रश्न आता है, कई बार जे.एस. मिल के विचार लिखे, उनकी पुस्तकों के नाम के बारे में 1 नंबर का प्रश्न आ जाता है, तो वो सब भी अपने को ध्यान रखना है।